नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल वाले मामले में अब जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है और ये हालात पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकते हैं। जैसे यूक्रेन वॉर ने हमको सताया, वैसे ही भारत के ऊपर भी नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। परेशानियां वित्तीय होंगी, कोई हमसे लड़ने नहीं आएगा, लेकिन एक नए तरीके से हमको पूरी दुनिया के सामने जो संकट था उसका मुकाबला करना पड़ेगा। यूक्रेन के युद्ध में रूस की तरफ से हमको काफ़ी राहत थी, प्रतिबंधों से हम दूर थे इसलिए बच गए थे। लेकिन यहाँ पर अब एक और स्थिति है जो दिखावे के लिए मोदी जी ने, खैर इस पे पूरे पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो सबसे ज़रूरी है वो ये है नए ताज़ा घटनाक्रम जो कि वहाँ हो रहे हैं गाज़ा पट्टी में और इजराइल में, और इन घटनाक्रमों के से पूरी दुनिया कैसे मूव कर रही है और इसका असर भारत पे कैसे पड़ेगा। मैं अभी आया। इजराइल ने अब कुछ नए कदम उठाए हैं और इसके साथ साथ कुछ घटनाक्रम और भी हैं। तो पहले समझ लेते हैं खबर क्या है। इजराइल ने पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि सील बंद करना, सीमा बंदी करना, घोंट देना, गाजा पट्टी के ऊपर वो लागू कर दिया है। और गाजा पट्टी के अंदर भोजन, पानी, किसी भी प्रकार की चीज़ें जाने देने पर रोक लगा दी गई है। यानी वहाँ के लोग अब हर चीज़, हर रसद से तरसेंगे। कौन लोग? जो वहाँ के नागरिक हैं। हमला किसने किया था? एक आतंकवादी संगठन ने किया था। तो आतंकवादी संगठन ने जो करतूत की है उसकी सजा आम सिविलियंस झेलेंगे और फिलिस्तीन की सरकार ऑफिशियली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जी। और उसके इस समर्थन के साथ साथ इससे पहले भी कल उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, बम गिराए हैं, मिसाइलें चलाई हैं उस गाजा पट्टी के छोटे से इलाके के ऊपर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था, कितना बड़ा हिस्सा है वो। अब जो मेन आपका फिलिस्तीन है, मिड लैंड फिलिस्तीन, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ इजराइल ने, उसके उस तरफ उसी फिलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा, उस छोटे से हिस्से पे एक आतंकवादी संगठन काबिज हो गया और बहुत पावरफुल है। तो जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं अब उस आतंकवादी संगठन के किए की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन का जहां तक सवाल है उसका अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। और हालत यह है कि उसके लड़ाके, जो ताज़ा खबर, आखिरी खबर आने तक अभी भी इजराइल के अंदर हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी इजराइल की फोर्सेस उनको ढूंढने में लगी हैं, उनको खदेड़ने में लगी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो हमला करके भाग गए। अब मसला ये आता है, एक सवाल जो सब लोग, अति सरलीकरण की जो बीमारी है जो लगा देती है राजनीति, कि भैया अगर हमास वालों ने किया तो उन्होंने सिविलियंस पे हमला नहीं किया था, तो इजराइल क्यों नहीं कर सकता? एक अंतर समझना पड़ेगा। एक आतंकवादी संगठन और एक सरकार में कुछ अंतर होता है। इजराइल एक देश है, एक सरकार है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो दुनिया भर के जिनेवा कन्वेंशन से लेके, मानवाधिकारों से लेके सारी चीज़ों का पालन करेगी। ठीक वैसे ही आप समझिए ना कि जैसे हमारे यहाँ खालिस्तान का जब आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे आतंकवादी जो है वो गतिविधियां अंजाम दी जा रही थी, तो क्या भारत की सरकार सिख नागरिकों के ऊपर बम गिरा देती? दुनिया में कहीं पे भी इस तरह की चीज़ों के मामले में, चाहे वो आतंकवादी घटना या कुछ हो, आपको एक नियमों में रहकर काम करना पड़ता है। और वो नियम किस लिए बनाए गए हैं? आप कहोगे वाह भाई, सरकार के लिए नियम, आतंकवादी संगठन के लिए नियम नहीं। जैसे हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या पुलिस के नहीं होते, आतंकवादी के ही होते हैं। कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूमन राइट्स आतंकवादी के इसलिए होते हैं क्योंकि आप किसी एक आम आदमी को आतंकवादी घोषित करके मार ना दो। आपके पास असीम शक्तियां हैं राज्य की। और जो ह्यूमन राइट्स शब्द बना है, ये सत्ता संस्थानों से और शक्तिशाली लोगों से आम इंसान को बचाने के लिए बना है।
सरकार में और एक नागरिक के बीच में आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। सरकार से नागरिक को बचाना ही होता है। ये चीज़ें मुझे बीच बीच में समझानी पड़ती। तो कई बार लोगों को लगता होगा कि ये वीडियो घसीट रहे, लेकिन क्या करूं, घसीटता नहीं हूं मैं, लेकिन वो चीज़ें अगर मैं इसको छोड़ के बढ़ जाऊं तो उस वीडियो का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। तो इजराइल क्या कर रहा है कि वो सरकार के बावजूद, एक देश होने के बावजूद, एक पड़ोसी देश की धरती पर रहने वाले सिविलियंस को तबाह कर रहा है। 750 के करीब लोग उधर भी मारे गए। इधर का काम जो आतंकवादियों ने किया था, ये आतंकवादियों वाली हरकतें वहां सिविलियंस के साथ कर रहे हैं, और अब उसके साथ में उसको पूरी तरह से घेर दिया है, उसकी घेराबंदी कर दी है। यानी अब रसद, बच्चे दूध के लिए तरसें, कुछ हो वगैरह। मैं कल बता चुका हूं कि इजराइल का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, कितने लोगों को इजराइल मार चुका है, कितने बच्चों को मार चुका है, और असंख्य लोग जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं वो इजराइल की जेलों में और खुली जेलों में बंद हैं। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मुकदमा चलाया गया है, ये दोषी ही पाए गए हैं। उनका कसूर सिर्फ इजरायली होना है। जब भी कोई सरकार दुनिया में अगर धर्म के नाम पर चलाई जाती है तो वो ऐसी ही क्रूर और अमानवीय होती है जैसे इजराइल और जैसे फिलिस्तीन है, जैसे कोई और है, जैसे ईरान। महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार वहां पर होता है, जहां जहां आप चले जाइए। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, धर्म के आधार पर चल रहा है राज्य, नागरिकों की दुर्गति देख लीजिए आप। तो जहां पर भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी होती है उनकी बात अलग होती है। खैर, तो ये काम कर रहा है इजराइल। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि अब इजराइल को खुद ये बयान देना पड़ा, और हमास के हमले को अब वो बड़ा करके दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि जो 9/11 हुआ था, यानी जो ट्विन टावर थे उनको जो गिराया गया था, ये उसके जैसा बड़ा आतंकवादी हमला है दुनिया के इतिहास का। जब 9/11 गिराया गया तो अफगानिस्तान को तबाह नहीं किया गया था। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारने की बात की थी। यह अलग बात है कि उस प्रक्रिया में भी मानवाधिकार उल्लंघन हुए होंगे, कई नागरिकों को लपेटा गया होगा, लेकिन इंडिस्क्रिमिनेट नहीं था ना कि आप जाके वहां पे कारपेट बम गिरा दें कि अफगानिस्तान के आदमी ने मारा था तो हम हर अफगानिस्तान का आदमी हमारा दुश्मन हो गया। आतंकवादियों के खिलाफ ही तो कार्रवाई की गई थी। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कर रहे हैं, उनका जिक्र भी आगे इस पे आएगा। अभी तक जो है इजराइल के मारे जाने वालों की संख्या कुछ लोग 1200-1250 बता रहे हैं, और कुछ बता रहे हैं 1000, 700-750 उधर वो जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उनकी आबादी बताई जा रही है। जो एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल की, उन सारी एयर स्ट्राइक का नतीजा ये हो रहा है कि ये मैं आपको जो न्यूज़ बता रहा हूँ, बीबीसी का हिस्सा है, कि संयुक्त राष्ट्र जो है एक गाजा पट्टी में मानवाधिकार की स्थितियां बहुत खराब हैं। आतंकवादी हमास ने वहां कब्जा कर रखा है। जो आम आदमी है, ना तो वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, ना खाने को है, ना पीने को है। तो वहां समाज के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र वहां जाके ऑपरेशन चलाता है, और वहां पर एक संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों का स्कूल बनाया हुआ था, उस स्कूल के ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर दी है। यूएन का स्कूल था, किसी और का नहीं था। और जब ये सब हो रहा है तो दुनिया के बहुत सभ्यता की, अभी आप जरा भारत जाके जरा कुछ कर दे पीओके में, तो आप देखिएगा किस तरह से ज्ञानी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वहां पर इजराइल का और वेस्ट का गठबंधन है, तो ये सब माफ है। अभी इजराइल का जो एम्बेसडर है उसको बीबीसी ने अपने स्टूडियो में बुलाया, उससे कह रहे हैं कि आप हमास के जो हमला है उसकी निंदा करते हो कि नहीं करते हो। वो कह रहा है आपका ये सवाल ही गलत है। वो कह रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन और एक सरकार की आप तुलना कैसे कर सकते हो। और ये सवाल पूछ के आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि इजराइल ने जो किया है सिविलियंस के साथ में उसकी निंदा करते हो कि नहीं करते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बहस है, मैं डाल नहीं सकता हूं क्योंकि वो जाके कॉपीराइट का मसला बन जाएगा। तो इस पूरे के बीच में दुनिया में लोगों को इंसानियत के बारे में सोचना तो दूर, वो आतंकवादी तो मजे में है, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, और आम आदमी पे आप खुन्नस निकाल रहे हो।
और ऐसे निकाल रहे हो कि अब दूध की सप्लाई भी नहीं दोगे, इस बच्चों के स्कूल पे बम गिरा दिया आपने, तो संयुक्त राष्ट्र का स्कूल था। और उधर एक और काम शुरू हो गया, जिस लेबनान को बर्बाद किया था फिलिस्तीनियों ने अमेरिका के सहयोग से, उस लेबनान की तरफ से हमास के आतंकवादी, वहां के भी कुछ आतंकवादी ग्रुप हैं, हिजबुल्ला वगैरह, उनकी तरफ से हमास को समर्थन मिलना शुरू हो गया। और हमास के समर्थन में लेबनान बॉर्डर से उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में वो वहां पे इजराइल की सेनाओं के साथ में उनका आमने सामने का युद्ध चल रहा है। अब इस पूरे माहौल के बीच में अमेरिका उसने अपना जहाज भेज दिया, जंगी जहाज, जैसे बांग्लादेश के पक्ष में भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भेजा था, उसने जंगी जहाज भेज दिया। और इस पूरे तनाव के बीच में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है। और जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। जर्मी बर्नार्ड कॉर्बिन ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वहां की लेबर पार्टी के सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। और उन्होंने भी हमास की निंदा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, उनको जो बयान देना था, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि तत्काल इस इलाके में तुरंत सीज फायर लागू होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, वहां से जो सेना वेना सारी चीजें वहां से हटानी चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन गया है और इजराइल वहां पे कुछ भी कर सकता है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो एक क्रिया प्रतिक्रिया चली आ रही है हिंसा की, इसको रोकना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि ये हिंसा की एक लंबी श्रृंखला है। एक देश भी नहीं, एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो सताया हुआ था, जिसको हिटलर ने, दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा सताया था, जिसके पास कहीं कोई ज़मीन नहीं बची थी, उन शरणार्थियों के लिए जब ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने जीता, तो इनको लगा कि इजराइल के अंदर एक छोटा सा देश उनको दे देते हैं, उनके पास भी बसने को जगह होनी चाहिए, वरना क्या पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में शरणार्थी बने रहेंगे। इस नीयत से इजराइल दिया गया था। 44% ज़मीन दी गई थी। जब से इजराइल बना उसके अगले साल से ही तनाव चल रहा है। और वो करते 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 जो 44% जमीन मिली थी, उसको 78% बना चुका है। पूरी दुनिया का साथ है। लोग कहते हैं ना, इजराइल ये है, इजराइल भी है। इजराइल क्या है, ये अपने आप में समझने की बात है कि जब कुछ होता है, वेस्ट ही उसके साथ होता है, उसको बिजनेस दे रहा है वेस्ट, उसकी इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन अब जो ये हमला हुआ है, तो ट्विटर पे एक बड़ी ज़बरदस्त चेन चल रही है और कुछ लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए संकट हुआ तो पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। अगर भारत होता तो ये लोग सरकार की आलोचना करते, यहाँ वाले सरकार ने ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, इसके सबूत लाओ, उसके सबूत लाओ। तो मैं उनको बता दूं कि इजराइल में इससे भी बुरा हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं, जैसे कि एक सबसे बड़ा आरोप अभी से नेतन्याहू पे लग रहा है, और वो ये लग रहा है कि नेतन्याहू के कारण इजराइल का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, क्योंकि वो आदमी विश्व गुरु बनना चाहता है, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का वो अधिकार छीनना चाहता है, जिसके तहत अगर सजा याफ्ता माना गया कोई आदमी सांसद, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा सुना सकता है। उनका कहना नहीं, और सजा सुना सकता है तो गद्दी जा सकती है। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं होने चाहिए, कानून लाए। आधे से ज्यादा इजराइल सड़कों पर उतर आया, अभी भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये आदमी, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, तो ये आदमी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरा जुर्म साबित हो गया तो मेरी गद्दी चली जाएगी, तो मैं कानून बदल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही ना सके। तो इन सारी प्रक्रियाओं के कारण क्या हुआ, कुछ लोग इसके समर्थन हो गए, कुछ लोग इसके खिलाफ हो गए, और इसके समर्थक और खिलाफ होने के कारण वहां का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। गड़बड़ा ऐसा गया है कि वहां पे कोई भी अगर सरकार को कुछ सलाह भेजता है, तो नेतन्याहू उस सलाह को ये देखते कहाँ से आ रही है, ये सलाह वामपंथी की है, हटा दो। हमारे देश के हिसाब से बता रहा हूँ, ये सरकार सलाह कांग्रेसियों की, हटा दो।
ये हमारी वाली है, ले लो। उस चक्कर में क्या हुआ कि वही हुआ जो अमेरिका के साथ 9/11 में हुआ था। मैं 9/11 में अमेरिका के साथ क्या हुआ था उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इजराइल का बताऊं। इजराइल की 2 सुरक्षा एजेंसी हैं और वो 2 सुरक्षा एजेंसियां आपस में उलझ गई हैं। मोसाद के पूर्व चीफ ने यह आरोप लगाया, किसी और ने नहीं लगाया। अभी लोग कह रहे थे ना सरकार की आलोचना नहीं हो रही है। दूसरे ही दिन हमले के, हमारे यहां हमले के दूसरे दिन आरोप आता है कि हम इस स्थिति में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सभी पार्टियां ये बयान जारी करती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया सेल है, जनता और लोग बहुत भोले होते हैं, इसलिए ये बताना पड़ रहा है आपको। डैनी याटोम हैं, मोसाद के चीफ थे और वो इजराइल की लेबर पार्टी के अब पॉलिटिशियन भी हैं। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कम था और हमारा इंटेलिजेंस जो है वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि हमारी सरकार सिलेक्टिव है, अपना पराया देखती है और इंफॉर्मेशंस के मामले में वो अपने सिस्टम को ख़त्म कर चुकी है। यानी क्या है कि जो 2 एजेंसियां हैं वहाँ की, एक मोसाद है, एक और लोकल एजेंसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस एजेंसी की सूचना को मोसाद नहीं मानता और मोसाद की सूचना को वो नहीं मानते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट इजराइल वाले इतने हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास तो ये है वो है, तमाम सारी वो कौन सा डोम है बना। इस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट भी है। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी साजिश, इतने बड़े हमले की हमास रच रहा था, इनको पता ही नहीं चल पाया। दूसरी कमी इनकी जिस बात के लिए आलोचना हो रही है वो ये है कि इन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश नहीं की। गाजा पट्टी के लोगों को यह पता होना चाहिए था कि हमास जो है वो आतंकवादी है और इजराइल की सरकार जो है वो इंसानियत वाली है, उसको आम नागरिक से कोई दुश्मनी नहीं है। अब आप इस तरह से आंख बंद करके अंधाधुंध अगर बम लोगों पर गिराएंगे तो आप सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हमास को बहुत सारा समर्थन गाजा में दिला रहे हैं। उस जगह गाजा पट्टी पे रहने वाला फिलिस्तीन का नागरिक इस बात में पूरी तरह विश्वास करेगा और वो स्पष्ट रूप से मानेगा कि इजरायली बहुत गंदे होते हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं और हमें हमास का साथ देना चाहिए, पैसे दो, भर्ती होना है तो भर्ती हो जाओ, वगैरह वगैरह। इस बीच में एक बात को लेकर लोग और चकित हैं, और चकित इसलिए हैं कि भैया ये हमास के पास इतनी ताकत, इतनी एक्सपर्टीज, इतने अच्छे हथियार कहां से आ गए। अब उसको लेकर तरह तरह के शक खड़े हो रहे हैं और जो शक खड़े हो रहे हैं उनमें से एक शक है प्रिजनर एग्रीमेंट वाला शक। $6 बिलियन का एक प्रिजनर एग्रीमेंट ईरान के साथ में अमेरिका की सरकार ने किया। प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट क्या था? हुआ यह था कि अमेरिका ने $6 बिलियन पैसे दिए ईरान को और उसके बदले में कहा कि जो हमारे नागरिक आपके यहां कैद हैं उनको छोड़ दो। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। वो पैसे इन्होंने ईरान को जेब से नहीं दिए, ईरान के ही पैसे कहीं किसी देश में बैंक में रखे हुए थे, उसको इन्होंने सैंक्शन लगा के फ्रीज कर दिया था। तो वो जो $6 अरब हैं उसको इन्होंने रिलीज कर दिया और बदले में अपने आदमी छुड़ा लिए, मतलब अपने पास से कुछ नहीं दिया। अब अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं कि ये जो पैसा था उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी के खिलाफ हुआ है, इजराइल के। हमास ने आतंकवादी गतिविधियों में ईरान से वो पैसा लिया है। अब इस बात की कहीं कोई प्रमाण, सबूत वगैरह वगैरह नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात ये पक्का मान के चलिए कि इसके बहाने से दोबारा से ईरान को लपेटा जाएगा। नाम ले लेके बाइडेन ने चेतावनी जारी की है, मैं वीडियो कोशिश करूंगा लगा दूं, और उसमें कहा है कि ये देश, मैंने इनसे बात की है और कोई इजराइल के खिलाफ समर्थन ना करे हमास का, और ये चेतावनी है। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment
or any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. Also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. यानी सीधी सी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, जो इराक वॉर के बाद में कुछ शांत हो गया था, अब उस इलाके को दोबारा सुलगाया जाएगा। इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा हथियार है अमेरिका की सरकार का। जो उनकी आंतरिक समस्याएं होती हैं उससे निपटने में वो हमेशा उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। जब जब उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, उनका देश उनसे संभलता नहीं है, जैसे लंबे समय से ब्याज बढ़ाए जा रहे हैं, आप देखिए 2-2.5 साल से अमेरिका के लोग भुगत रहे हैं गलत नीतियों को वहाँ की सरकार की। खूब सारी महंगाई लोगों ने झेली। महंगाई रोकने का अजीब तरीका अपनाया गया। दिखने में बहुत अर्थव्यवस्था के हिसाब से सही लगता है, लेकिन इनकी जो दूसरी नीतियां मैं बता चुका हूं अलग वीडियोस में, तो उसके जरिए ब्याज बहुत सारे महंगे हो गए हैं, रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, ट्रेड बैलेंसेस में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। बहुत सारी चीजें अमेरिका झेल रहा है गलत नीतियों के कारण। लेकिन आज आप गलत नीतियां इसलिए कह रहे हो क्योंकि अमेरिका के पास ध्यान भटकाने के लिए कोई दुनिया में आतंकवादी घटना नहीं है, इस्लामोफोबिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब भी जो है वो कहीं ना कहीं दोस्ताने इजराइल से भी कर रहा है, चीन से भी कर रहा है। तो कैसे हम क्या दिखाकर लोगों को डराएंगे? जैसे भारत में होता था ना कि भारत की सरकार को अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान खींचना है, हटाना है, तो पाकिस्तान का हुआ खड़ा कर देती थी, पाकिस्तान वाले भारत का हुआ खड़ा कर देते थे। अमेरिका के पास कोई इतना बड़ा देश तो है नहीं, तो उन्होंने पहले यूक्रेन वाला रायता किया, और अब जो है वो फिर से उस एक जो सद्दाम हुसैन की बात थी, ओसामा बिन लादेन की बात थी, तो एक पूरा इस्लामिक टेररिज्म का हुआ खड़ा करना चाहते हैं। उसके जरिए वो फिर अपने अमेरिका को, ऐसा मुझे लगता है, डराना चाहते हैं। डराएंगे तो अमेरिका इंटीग्रेट रहेगा और सवाल नहीं पूछेगा भैया कि सरकार कर क्या रही है। हालत ये है, सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते संसद से। हर बार बाइडेन प्रशासन पैसे खत्म कर देता है, शटडाउन, सरकार का शटडाउन हो जाता है वहां पे, उसी के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है। फिर संसद उसको पैसे देती है कुछ समय के लिए, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर शटडाउन। इस तरह से देश चल रहा है। कोरोना में ऐसी नीतियां अपनाई, महंगाई आसमान छू गई, दुनिया भर के उद्योगपति पूंजीपतियों ने खूब माल काटा उससे। अब क्या कर रहे हैं? ब्याज महंगा कर रहे हैं, उसकी मार पड़ रही है। अब आते हैं भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला, ये भी हमको समझना जरूरी है। मैंने अभी पिछले दिनों पेट्रोलियम वाला आपको एक एपिसोड बनाया था, जिसमें मैंने आपको अपने शो में बताया था कि किस तरह से पेट्रोल का दाम भारत सरकार के लिए समस्या बनता जा रहा है और तेल कंपनियां 7 रुपए प्रति लीटर के घाटे में चल रही हैं पेट्रोल डीजल के मामले में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 के आसपास पहुंच गया था हमारा कच्चा तेल, क्रूड, और वो दोबारा से फिर कुछ नीचे आ गया, इसलिए राहत मिली थी। लेकिन एक ही दिन में ये जो कांड हुआ है हमास वाला, $6 प्रति बैरल दाम बढ़ गया एक दिन में, झटके से शूट कर गया। तो एक दिन का है, तो 8-10 दिन में जिस तरह से अमेरिका वहां पे पहुंच रहा है, जिस तरह से ईरान को घेरा जा रहा है, ये जो गतिविधियां चलेंगी उस पूरे इलाके में, तेल वाले इलाके में, मिडिल ईस्ट में, तेल के दाम आसमान पर जाएंगे। तो वो समस्या भारत के लिए बड़ी बनने वाली है, और उससे भी ज्यादा मोदी जी के लिए बड़ी बनने वाली है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ने भर से कैसे देश में गरीबी बढ़ती है, अभी हफ्ते भर के अंदर का वीडियो है। कैसे भुखमरी बढ़ती है, कैसे काम धंधे कारोबार ठप होने लगते हैं, कैसे पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, सब कुछ बताया था। और अब तो चुनाव हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सरकार को भी मुश्किलें आती हैं, तो चुनाव के पहले उसको पेट्रोल का दाम कम करना पड़ता है, करती है। पिछली बार किया था तो बढ़ाया नहीं, उसी के कारण अब तेल में, पहले तो कच्चा तेल सस्ता था, फिर बढ़ता गया तो तेल कंपनियां मुश्किल में लग गई। लेकिन अब ये जो हो रहा है, इसके बाद तो कच्चा रूस का तेल वाली स्थिति भी नहीं रहेगी। पहले तो वो प्रतिबंध और उसका यूक्रेन के चक्कर में आपको मिल रहा था, वैसे भी रूस ने तेल भी अब महंगा कर दिया, क्योंकि वो ओपेक प्लस में आता है और वो मिल गया है उनके साथ में, ओपेक वालों के साथ में। उसको लेकर भी समस्या खड़ी हो गई है। तो आने वाले समय में भारत जब चुनाव लड़ रहा होगा, 2024 का चुनाव देख रहा होगा, नेता चुनाव लड़ रहे होंगे, तब तक
ये बीमारी बड़ी होने वाली है। और आप सोच रहे हैं निपटारा हो जाएगा, नहीं होगा। इनके बीच में जब भी झगड़ा होता तगड़ा खिंचता है। इजराइल मानता नहीं है, फिर दुनिया भर का ह्यूमन राइट की बातें आई, संयुक्त राष्ट्र की बातें आएंगी। अभी बहुत आसान नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। मैंने आपको बताया इंग्लैंड के अंदर ही विरोध है। बहरहाल ये रायता लंबा चलने वाला है और इसके पीछे जब तक नेतन्याहू है, वह नेतन्याहू भी असुरक्षित है। वो नहीं चाहेगा कि तुरंत शांति हो जाए, क्योंकि उसके खिलाफ जनता सड़क पे खड़ी हुई है, लाखों लोग। और नेतन्याहू जैसे पूरे देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है वहां पे। तो जब तक ये रायता हमास वाला चलता रहेगा, नेतन्याहू को कहीं ना कहीं उसके पास भी एक बाहरी समस्या ध्यान बटाने के लिए, तो वो भी नहीं चाहेगा। और जब वो नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया में एक तबाही आने वाली, जिसका असर भारत पे भी पड़ेगा। और इसलिए अच्छे दिन आने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले कुछ होता है, कुछ और नया हो जाता है। और फिर आपको हमारी सरकार का हैंडल करने के तरीके पता ही हैं, आपको सारी मैं नीतियां बताता रहता हूं उनकी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए नए लोगों को जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।